देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस चैप्टर से प्रश्न है ये? तो ये प्रश्न जो है भारत की जनसंख्या नामक चैप्टर से प्रश्न है। भारत के भूगोल में 14-15 चैप्टर पढ़ना होता है, उसमें एक भारत की जनसंख्या पढ़ना होता है। और देखिए, भारत की जनसंख्या से प्रश्न पूछा है, लेकिन रिलेट करके जो है बिहार से पूछ दिया है। तो एक तीर में दो निशाना हो गया, भारत के भूगोल का भी प्रश्न हो गया ये, और बिहार का भी प्रश्न हो गया ये, बिहार का भी प्रश्न हो गया ये। तो जो आपको सिलेबस में लिखना है, मतलब जिस चैप्टर को पढ़ना है, ऐसे भी जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताते निश्चित तौर पर कि ज्योग्राफी में जनसंख्या नामक चैप्टर महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्योग्राफी में भारत की नदियां, झील, जलप्रपात, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनसंख्या, ये सब चैप्टर महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न आता ही आता है। तो सिलेबस में हमारे ख्याल से लगता है जनसंख्या को लेकर नहीं लिखा हुआ है, तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, भारत की जनसंख्या, मतलब इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। भारत की जनसंख्या, 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 भारत की जनसंख्या। अब आइए, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड है, एक कीवर्ड है आपको बिहार और दूसरा कीवर्ड है आपको लिंगानुपात। तो बिहार तो एक स्पेसिफिक स्टेट है, एक राज्य है, लेकिन यहां पर जो टेक्निकल शब्द है जो हमें समझना है वह है आपको लिंगानुपात। लिंगानुपात का अंग्रेजी होता है सेक्स रेशियो, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। मतलब भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है, भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है, यही लिंगानुपात कहलाता है। और 2011 के जनगणना का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत का जो लिंगानुपात है वह आपको प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला है, प्रति 1000 पुरुष पर जो है आपको 943 महिला है, 943 महिला है। मतलब भारत की 100% पुरुष जनसंख्या का विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि महिला की संख्या कम है, महिला की संख्या कम है। और देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर तो 943 है, लेकिन स्पेसिफिक भारतीय राज्यों में जब आप जाएंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है, केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिला है, 879 महिला है। वही अगर 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अपने प्रांत बिहार प्रांत के लिंगानुपात को देखा जाए, तो जो बिहार प्रांत का लिंगानुपात है, बिहार प्रांत का लिंगानुपात है 918, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, अर्थात बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला है, 1000 पुरुष पर 918 महिला है। और ध्यान रखें कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है उसका भी लिंगानुपात संभवतः 943 ही है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का लिंगानुपात अखिल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। 943 महिला प्रति 1000 पुरुष भारत का भी है और 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पाकिस्तान का भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको डी, समझ गए, डी हो जाएगा 918। इसके बाद आगे है
हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए, यह प्रश्न हमें क्या बतलाता है? यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि पुरस्कार से संबंधित चीजों को हमें करना चाहिए। पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार है। भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार है। तो भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग एक चैप्टर क्या लिखेंगे अपने सिलेबस के समझ के विकास के लिए? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार, 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 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार। अब यहां पर इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1965 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। वर्ष 1965 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। पहली बार वर्ष 1965 में दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला सवाल यह उठता है कि कौन से भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है? देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में जो राजभाषा का उल्लेख है, उसमें टोटल 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विशेष तौर पर भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 राज भाषाओं में लिखे गए साहित्यों के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि 22 राजभाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। और पहली बार अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 ईस्वी में दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है, अमिताभ घोष को दिया गया है। इससे पहले सिर्फ भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं में लिखे गए साहित्य के लिए ही यह पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब वो 22 राजभाषा और अंग्रेजी सभी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात की जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वर्ष 1965 में मलयालम भाषा साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया है। 1965 में मलयालम भाषा साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया है। वही हिंदी भाषा साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1967 ईस्वी में उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में दिया गया है और उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे उर्दू भाषा साहित्य के लिए किसे दिया गया है, तो उर्दू भाषा साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया है, उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए। फिर आपको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो प्रथम महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वर्ष 1976 में बांग्ला भाषा साहित्य के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में 11 लाख रुपया इनाम के राशि के तौर पर दिया जाता है और वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बाद बाकी यहां से हमें यह आइडिया लगता है कि महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित चीज जो है हमें पढ़ के जाना चाहिए।
नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा, लेकिन ये प्रश्न हमें यह दिखलाता है कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और महत्वपूर्ण देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर होता है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो यहां पर आप लिखिएगा अक्षांश और देशांतर रेखा, 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 अक्षांश और देशांतर रेखा। देखिए अब अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360, 360, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एक है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और ध्यान रखें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी के स्थान पर पूरा पश्चिम नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि सीधे तौर पर लिखा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर। आगे है, ये प्रश्न का उत्तर जो भी होगा, लेकिन ये प्रश्न जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा। इस प्रश्न के जरिए हमें यही संदेश मिलता है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए पहला सेटिंग का जब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी जो है आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और जब हम आपके साथ दूसरा सेटिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब अनुच्छेद से संबंधित चीजों को हमें याद रखना आवश्यक है। ये चैप्टर तो हमको लगता है हम पहले ही आपको लिखा दिया, हाँ या ना, एकदम से। तो ये चैप्टर तो लिखा ही दिए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का प्रावधान भारतीय संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 कहता है केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग की भी चर्चा है और अनुच्छेद 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की भी चर्चा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ईरान की तेल राजधानी कहां है? ऐसे ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन ईरान की तेल राजधानी है अबादीन, अबादान या अबादीन, समझ गए, अबादान। तो देख रहे हैं यहां पर यह प्रश्न जो है एक चीज हमें यह भी दिखलाता है कि देश राजधानी, और देश राजधानी में भी सामान्य तौर पर किसी भी देश का एक राजनीतिक राजधानी होता है। सामान्य तौर पर राजनीतिक राजधानी ही हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ देश के संदर्भ में उसका प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, उसका वित्तीय राजधानी कहाँ है। जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत नामक देश की राजनीतिक राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को मानी जाती है। मुंबई को मानी जाती है क्योंकि जितनी भी आर्थिक और वित्तीय संस्था है, जैसे एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसी वजह से जो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को मानी जाती है, समझ गए। तो ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। और बिहार एसएससी की अगर हम बात करें, जहां तक बिहार एसएससी परीक्षा को हमने फॉलो किया है, यहां पर देश राजधानी से प्रश्न आते ही आते हैं, देश राजधानी मुद्रा से प्रश्न आते ही आते हैं, समझ गए। तो नीचे से आप लिखिएगा देश राजधानी मुद्रा की जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, याद करने वाला है। अब फलना देश की राजधानी फलना है, अब उसमें कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, याद करने वाला टॉपिक है ये देश राजधानी मुद्रा। देश राजधानी मुद्रा बिहार एसएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। जैसे सभी कंपटीशन का फेवरेट टॉपिक है कोई दिवस,
फलना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। उसी प्रकार से बिहार एसएससी का महत्वपूर्ण एक चैप्टर है देश राजधानी मुद्रा। यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो देश राजधानी मुद्रा आज से आप रटना शुरू कर दीजिए। रटने वाला ही ये चीज है, उसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, समझ गए। और अचानक कहिएगा कि आपको याद हो जाएगा तो नहीं होगा। आप एक टारगेट ले लीजिएगा, जैसे कि जीएस का एक किताब है लुसेंट, समझ गए। लुसेंट में देश राजधानी मुद्रा विश्व के भूगोल नामक चैप्टर में जो है आपको दिया हुआ होगा, तो उसमें टारगेट बना लीजिएगा, प्रत्येक दिन 10-10 को याद कीजिएगा। और हमको लगता है कि एक माह होते होते पूरा विश्व के देश राजधानी मुद्रा आपको याद हो जाएंगे। तो ये सब काम आपको करना है, समझ गए। सिर्फ जो है टीचर के कंधा पर रखकर बंदूक चलाना चाहिएगा तो फिर सफलता हासिल नहीं हो सकता है। टीचर के साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। और हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हम जितना घंटा पढ़ाते हैं ना उतना घंटा आप पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और हम एक दिन में हमको लगता है 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं, एक दिन में हम 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत अगर आप कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट फिक्स है, 100% रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे थोड़ा भी कम मेहनत कीजिएगा, मतलब हम 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं, आप 4 से 5 घंटा पढ़िएगा तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। सीधा आप हमको जान लीजिए, हमको मेरे साथ पढ़िएगा तो पता चल ही जाएगा कितना घंटा हम पढ़ाते हैं। तो उस अनुसार जो है आप अपना रूटीन बना लीजिएगा, उतना घंटा पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आइए, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन संविधान संशोधन के जरिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, ये सब पंचायती राज का अंग है, पंचायती राज का अंग है। ये सब गांव में न काम करता है जी। ये सब क्या करता है? मुखिया सब क्या करता है? सरपंच, समिति सब क्या करता है? गांव में सड़क बनवाता है, गांव में छोटा मोटा पुल बनवाता है, गांव में नाला बनवाता है, ये सब काम करता है, समझ गए। तो पंचायती राज संस्था को जो 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, उसमें पुस्तकालय को लेकर के विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, परिवार कल्याण को लेकर विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, यानी सामाजिक स्तर पर वन लगाना, सामाजिक स्तर पर वन लगाना, और जो खेत में फसल सब उगाया जाता है उसमें वन लगाना, यही सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी कहलाता है। आगे जो है आपको जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी से विस्तार पूर्वक अवगत करवाएंगे। तो ध्यान रहे कि ए, सी और डी ये सब पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय में शामिल है, अर्थात 11वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन वही आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा संभवतः समवर्ती सूची में है। इसकी चर्चा संभवतः समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची की चर्चा 7वीं अनुसूची में है, अर्थात इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बी। यह प्रश्न हमें क्या बतलाता है? यह प्रश्न हमें यह बतलाता है भारतीय संविधान की अनुसूची से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे से आप एक चैप्टर और हेडिंग मार लीजिए, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चैप्टर पिछले सेशन में ही हेडिंग मरवाए हैं, और वह चैप्टर जो हमने आपको पिछले सेशन में हेडिंग मरवाया है, प्रमुख अनुसंधान संस्थान। देखिए पहला सीटिंग में भी अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे गए थे, सेकेंड सीटिंग में भी अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इससे अनुमान लगता है कि अनुसंधान संस्थान कितना अधिक महत्वपूर्ण है
बाकी दोनों सिटिंग में एक एक प्रश्न यहां से पूछ दिए गए हैं। तो ये तो हेडिंग मरबा ही दिए हैं, तो यहां पर लिखाने की जरूरत है नहीं। तो गन्ना प्रजनन संस्थान अवस्थित है कोयम्बटूर में। कहां अवस्थित है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। और ये चैप्टर तो हम आपको लिखा ही दिए हैं। देखिए 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में स्थित केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था। उस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ही भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम उन्होंने खाली बेंच पर फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका और इन दोनों का उद्देश्य यह नहीं था कि जान माल की क्षति पहुंचाना है, किसी को हानि पहुंचाना है, नहीं, बल्कि इन लोगों का उद्देश्य यह था कि जो ब्रिटिश सरकार बहरी हो चुकी है, उस बहरी ब्रिटिश सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाई जा सके। इसी को लेकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। उसमें कोई हताहत नहीं हुई, कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। और बम फेंकने के बाद पर्चा लहराया और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी और बाद में जाकर उन पर मुकदमा चलाकर जो है उन्हें फांसी की सजा जो है आपको सुनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ध्यान रहे, जो बटुकेश्वर दत्त है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी, बल्कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, बल्कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और जब सजा सुनाया गया ना सबको, तो बटुकेश्वर दत्त बहुत चिंता जाहिर किया। बटुकेश्वर दत्त बहुत चिंता जाहिर किया कि नहीं, हमें भी भगत सिंह के साथ फांसी ही दी जाए। रिक्वेस्ट किया बटुकेश्वर दत्त कि नहीं, हमको आजीवन कारावास मत दीजिए, हमको भी भगत सिंह के साथ जो है फांसी पर लटका दीजिए। ऐसे क्रांतिकारी थे आपको बटुकेश्वर दत्त, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त होगा। ऑप्शन में तो भगत सिंह है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपको बटुकेश्वर दत्त। तो ये तो आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लिखवा चुके हैं, चैप्टर लिखवाने की जरूरत नहीं है। आगे द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई है। देखिए हम आपको एक चैप्टर कल लास्ट सेशन में लिखवाए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों लिखवाए ना, बौद्ध और जैन। देख रहे हैं, पहला सिटिंग में बौद्ध पूछा है तो दूसरा सिटिंग में जैन पूछ रहा है। तो अब कौन सिटिंग में आपका परीक्षा होगा ये तो कहना मुश्किल है, मतलब बौद्ध और जैन करके जाना है, समझ गए? और 4 को बौद्ध सम्मेलन हुआ है, 2 को जैन सम्मेलन हुआ है। तो जो 2 जैन सम्मेलन हुए हैं, प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। और द्वितीय जैन सम्मेलन गुजरात के बल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा सरबन ने किया, क्षमा सरबन ने किया। तो द्वितीय जैन सम्मेलन के विषय में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्षमा सरबन, क्षमा सरबन, समझ गए? और इसके बाद अगर आप बौद्ध सम्मेलन की बात करेंगे तो जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? राजा था, उस संरक्षण प्रदान किया था अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता सबाकामी ने किया। तृतीय मोगलीपुत्तिस ने किया और चतुर्थ वसुमित्र ने किया। और वही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए पहला सिटिंग में आप याद कीजिए, कोयला का न पूछा था जी, और वहां पर लिखवाए थे एक चैप्टर भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, उसी चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है। तो देख रहे हैं, पहला चैप्टर में कोयला पूछा जा रहा है, दूसरा चैप्टर में प्राकृतिक गैस पूछा जा रहा है, तो कुछ आइडिया लग रहा है। तो भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, अभी भी असम ही है, और उस समय में भी असम ही था और अभी भी असम ही है, असम। पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। देखिए पाहुल प्रणाली
शुरू किया गया था, आंसर तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए ये प्रश्न जो है सिख धर्म से है। ये प्रश्न जो है आपको सिख धर्म से है। और सिख धर्म की अगर आप बात करेंगे तो सिख धर्म को जो है हम लोगों को आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ने होते हैं। और देखिए सिख धर्म का संबंध बिहार से रहा है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। 10 में से सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना साहिब में हुआ है। उनका जन्म जो है आपको पटना साहिब में हुआ है। तो देखिए सिख धर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बिहार से जोड़ करके पूछ रहा है। क्योंकि पाहुल प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो जो पाहुल प्रणाली है इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। और गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही जो है आपको पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। तो बिहार का इतिहास पढ़ना है ये तो हम आपको लिखा ही दिए हैं, लेकिन वहां पर जो है लगे हाथ आप एक और चैप्टर यहां पर लिख लीजिए, सिख धर्म तथा अन्य महत्वपूर्ण धर्म। जब सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूरी थोड़े है कि अन्य धर्मों से ना पूछा जाए, अन्य धर्मों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सिख धर्म तथा अन्य महत्वपूर्ण धर्म, आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जंतर मंतर बनवाया है। जंतर मंतर एक प्रकार का वेधशाला था। यह जो है सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। भारतीय इतिहास के ये प्रश्न है, समझ गए। सवाई जयसिंह किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए फिर से साहित्य और उसके रचनाकार प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक या वर्तमान समय तक, समझ गए। तो साहित्य कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और साहित्य में भी देखिए हर प्रकार के साहित्य पूछे गए हैं, प्राचीन भी, मध्यकालीन भी, आधुनिक भी और वर्तमान भी, हर प्रकार के साहित्य पूछे गए हैं। तो साहित्य का ये प्रश्न है। आगे है, फिर से देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? देखिए भारत में 2 प्रकार के वित्त आयोग की चर्चा है। एगो केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, संभवतः या लगभग 5 वर्ष के अवधि पर करते हैं। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग होता है, और राज्य स्तर पर जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन राज्यपाल करते हैं। और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल अनुच्छेद 243 आई के तहत करते हैं। अनुच्छेद 243 आई के तहत करते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो हम आपको लिखा ही दिए हैं। आगे जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? देखिए फिर से भारत की जनगणना से प्रश्न आ गया। तो भारत की जनगणना नामक चैप्टर इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि एक ही सिटिंग में 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। एक ही सिटिंग में 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। मतलब जब पढ़ना है तो इस चैप्टर पर जो है ज्यादा विशेष ध्यान दे करके जो है हम लोगों को चलना है। देखिए 2011 की जनगणना की अगर आप बात करेंगे तो उसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। भारत की अगर बात की जाए, भारत में क्या हो रहा है? मोबाइल चला रहे हैं जी, गलत बात है ना जी। जीवन में काम का वर्गीकरण कीजिए कम से कम 2 भाग में, नेसेसरी वर्क एंड अननेसेसरी वर्क, आवश्यक काम और अनावश्यक काम। और अभी आप जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में हमको लगता है आपके लिए सबसे नेसेसरी है पढ़ाई करना। मोबाइल चलाना नेसेसरी नहीं है। बताइए आप कितना अनुशासनहीनता का काम किए हैं? आपको एहसास हो रहा है? क्लासरूम में मोबाइल रिसीव करना चाहिए, चाहे किसी का भी फोन है, नहीं रिसीव करना चाहिए। कहे हमको फोन नहीं आता है, मेरा फोन तो 1-1 सेकेंड पे बजता है। हम फोन रिसीव करना शुरू कर देंगे तो क्लासे हो गया पूरा, समझे। और एक बात आप जान लीजिए कि आज के समय में विद्यार्थी के असफलता का, विद्यार्थी के डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल।
सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। और अगर आप मोबाइल से बच गए, मोबाइल का आदत अगर आदत नहीं है, मोबाइल के जगह पर किताब कॉपी पढ़ने का आदत है, हमको लगता है कि आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। लेकिन अगर किताब कॉपी के जगह मोबाइल का आदत है, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। ये बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं, उसको आप अपने पॉकेट में रख लीजिएगा जीवन भर के लिए, कभी नहीं सफल हो सकते हैं। समझ गए? ये तो डेमो चल रहा है, इसी वजह से हम छोड़ रहे हैं। नहीं तो मोबाइल लेते हैं तो सीधा 1 सप्ताह रखते हैं, 1 सप्ताह के बाद देते हैं, समझे। और आगे सोच रहे हैं, आगे विद्यार्थी अगर क्लास मोबाइल में यूज किया, लेंगे तो 21 दिन के बाद देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कोई भी काम अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वो आदत बन जाता है। 21 दिन तक अगर मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं रखने का आदत हो जाएगा, समझ गए। तो फिर आगे मोबाइल नहीं रखने का आदत हो जाएगा तो फिर किताब कॉपी रखने का आदत हो जाएगा, फिर पढ़ने लिखने लगिएगा। आगे ये वार्निंग है। हम मोबाइल ले लेते हैं, पहले तो मोबाइल लेते थे चूड़ देते थे, लेकिन फिर देखिए विद्यार्थी को आर्थिक हानि होने लगा, तो अब मोबाइल लेकर के रख लेते हैं। अब हमारा इतिहास पता कर लीजिएगा, 10 को 12 को मोबाइल हम चूड़ चुके हैं, फाउंडेशन टारगेट सब बैच मिला करके 8 से 10 में एगो मोबाइल चुराया है, समझे। देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। जैसे आप अभी शहर में रह रहे हैं, पहले आप गांव में रहते होंगे। तो भारत की कुल आबादी गांव में, कुल आबादी का कुछ परसेंटेज गांव में और कुछ परसेंट शहर में निवास करती है। 2011 के जनगणना का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत की कुल आबादी का 31.2% शहर में निवास करती है और बाद बाकी जो 68.8% है यह गांव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है शहरी आबादी 31.2%, ग्रामीण आबादी 68.8%। अब अगर राज्यों में देखा जाए, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कौन राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें, अगर यहां पर 100 जनसंख्या है तो 90 के लोग गांव में ही रहता है, मात्र 10 गो लोग जो है आपको शहर में रहता है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, 90% तक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, 10% ही शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। अरल सागर अवस्थित है। देखिए ये तो मानचित्र पर आकर के आपको पता चलेगा। मानचित्र लगाए हैं जी? हाँ लगाया हुआ तो होगा, नहीं लगाया है? तो ठीक है, कहीं नहीं लगाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अरल सागर अवस्थित है। देखिए अरल सागर की अगर हम बात करें तो यह मध्य एशिया में अवस्थित है, मध्य एशिया में अवस्थित है। आपको एक देश है उज्बेकिस्तान और एक देश है कजाखस्तान। ये आपको कजाखस्तान है, समझिए कजाखस्तान है। आप मानचित्र पर जाकर देखिएगा, विश्व मानचित्र पर जाकर के देखिएगा तो रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको कजाखस्तान नामक देश मिलेगा और कजाखस्तान के दक्षिणी भाग में आपको उज्बेकिस्तान नामक देश मिलेगा। कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर यहां पर जो है आपको अरल सागर है, यहां पर आपको अरल सागर है। तो अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, समझ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? देखिए भारत को आजादी दिलाने में एक राजनीतिक संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वह राजनीतिक संगठन है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया है। एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ध्यान रहे कि
यह प्रश्न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से है। यह प्रश्न जो है आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से है, और वो चैप्टर तो लिखा ही दिए हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ज्योग्राफी के ये प्रश्न है। महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कौन नदी पर है, कौन राज्य में है, यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक आप हेडिंग मारिएगा, महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे देखिए यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा और आइडिया दे देते हैं। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, तुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, उड़ी परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, फिर जो है आपको महानदी घाटी परियोजना, उकाई परियोजना, प्राम्बिकुलम परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, माता टीला परियोजना। तो ये सब पूछा जाता है आपसे, समझ गए। ज्योग्राफी के एक अच्छे टॉपिकों में से इस टॉपिक की गिनती आती है, और लगभग हर प्रकार के परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। तो अगर बात उकाई परियोजना की करें तो उकाई परियोजना जो है गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आप। यहां पर आपको यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि भारत की नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आपको बताए हुए हैं, आज भी बताए हैं कि भारत के पर्वत पठार मैदान, भारत की नदियां, भारत की जनसंख्या, भारत की परिवहन व्यवस्था, ये इंडियन ज्योग्राफी के ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रश्न आने ही आने हैं। तो अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा, ये भारत की नदियां वाला हम आपको नहीं लिखाए हैं, क्योंकि पहला सिटिंग में नदी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन दूसरा सिटिंग में पूछा गया है। तो अगला चैप्टर सिलेबस की समझ के लिए आप लिख लीजिएगा, भारत की नदियां, भारत की नदियां। भारत की नदियां। देखिए भारत में बहने वाली नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी के बाद भारत में बहने वाली नदियों में भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तथा दक्षिण भारत या प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के भूगोल को जब आप पढ़ेंगे तो भारत को दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, समझ गए। तो वहां पर आगे आपको बहुत चीज क्लियर होगा। तो भारत की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वह आपको गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में बहती है, और तेलंगाना में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ताप्ती है, सतपुरा पर्वत श्रेणी से निकलती है, लंबाई 724 किलोमीटर है। और यह नदी जो है अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। फिर आपको नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। यह भी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात राज्य के तट पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। फिर आपको कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह नदी जो है आपको मध्य प्रदेश यह नदी जो है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में बहती है, फिर तेलंगाना में बहती हुई और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो जो कृष्णा नदी है इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। समझ गए, आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है?
जर्मनी का वेस्टफेलिया नामक स्थान जो है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का वेस्टफेलिया। इस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए फिर से क्या आ गया, फिर से यह आ गया कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से यह प्रश्न है, समझ गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जैसे हिंदी, असमिया, संस्कृत, इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसी एवज में संविधान संशोधन के जरिए 8 और भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात राजभाषा की संख्या 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आपको नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडमास को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। समझ गए, एस से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो मैथिली के विषय में पूछा जा रहा है। मैथिली को राजभाषा का दर्जा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? देखिए ये भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, दिल्ली में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस वजह से इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौता में गांधी जी और इरविन भाग लिए थे। दोनों थोड़ा उम्रदराज थे और दोनों थोड़ा महात्मा प्रवृत्ति के थे। इसी को देखते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इन दोनों के बीच होने वाले गांधी इरविन समझौता को 2 महात्माओं के मिलन की भी संज्ञा दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ये प्रश्न है, तो बताए हुए हैं हम आपको, लिखाए हुए हैं। विजय स्तंभ बनवाया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्न है। देखिए एक होता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमें क्या पढ़ने होते हैं जानते हैं? स्थापत्य कला में हमें विभिन्न शासकों के द्वारा बनाए गए मकबरा, मस्जिद, मंदिर, स्तंभ, ये सबको पढ़ना होता है। तो मध्यकालीन शासकों में राजस्थान के मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था राणा कुंभा। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक शासक हुआ करते थे राणा कुंभा। उन्होंने ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जो विजय स्तंभ है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। और यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। जो विजय स्तंभ है यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। अब यहां पर एक हेडिंग मारना है, भारत के स्थापत्य कला। भारत के स्थापत्य कला इतिहास का ये चैप्टर है। हम जो आपको पढ़ाएंगे, फल्ला ने फल्ला मंदिर बनवाया, फल्ला मस्जिद बनवाया, ये सब होगा इसमें। ठीक है, भारत के स्थापत्य कला, भारत के स्थापत्य कला। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां अवस्थित है? देखिए आप याद कीजिए, पहला सिटिंग में भी मरुस्थल से प्रश्न पूछे गए थे, दूसरा सिटिंग में भी मरुस्थल से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब विश्व के मरुस्थल कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तो विश्व का मरुस्थल हम आपको लिखा चुके हैं, लिखा ना दिए हैं। तो जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी कहा करते थे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी तो गांव में ही रहती है। 68.8%, लगभग 70% आबादी तो गांव में रहती है, 30% आबादी शहर में रहती है। गांव में ज्यादा आबादी रहती है। अगर गांव का विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। वे भी, उन पर भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था। आपको जब देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुए, तो ग्रामीण स्तर पर लोगों तक कैसे विकास पहुंचाई जाए, कैसे विकास हो ग्रामीण क्षेत्रों का, इसको लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। तत्पश्चात ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर जो है सवाल उठने शुरू हो गए कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, तत्पश्चात ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता ही कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। बात अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1952 से हुई है। देखिए यह जो चैप्टर है, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि इंडियन पॉलिटी में एक चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को हमें निश्चित तौर पर करके जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से बिहार के परीक्षा में प्रश्न आते हैं, निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं, और स्पेशली बिहार एसएससी परीक्षा में प्रश्न आता है। बिहार एसएससी परीक्षा का बड़ी फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, तो आप हेडिंग मारिएगा पंचायती राज व्यवस्था, वही का ये क्वेश्चन है। 1952 उत्तर होगा, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए ये तो राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो वो तो आपको याद ही होगा। क्या याद न है? याद होना चाहिए, समझ गए। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कहां है? कवारती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां अवस्थित है? देखिए आपको जो महत्वपूर्ण संस्थान हम आपको लिखाए हैं उसी में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आ जाएगा। तो ये चैप्टर तो हम आपको लिखा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं चैप्टर का कितना महत्व है। उस चैप्टर का महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम, त होना चाहिए, म कर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए ये प्रश्न भी हमें क्या बतलाता है? ये प्रश्न भी हमें यह बतलाता है कि पुस्तक लेखक, और ये आधुनिक कालीन साहित्य है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में लाल बाल पाल का नाम आता है। उसमें जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। इसका तो हम आपको लिखा ही चुके हैं। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, और शुक्र को ही निकट तारा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को ही निकट तारा ग्रह कहा जाता है। फिर बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर था, वो जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमको क्या बतलाता है? सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे से एक चैप्टर हेडिंग मारिएगा सौरमंडल।
सौरमंडल, सौरमंडल। आगे हारमुज, हारमुल नहीं होगा, हारमुज। हारमुज जल संधि जोड़ती है, यानी विश्व की प्रमुख जल संधि से ये प्रश्न है। तो नीचे से एक चैप्टर लिखिएगा, विश्व की प्रमुख जल संधि, विश्व की प्रमुख जल संधि, विश्व की प्रमुख जल संधि, जल संधि। जो हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि जो है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ही पार्सियन खाड़ी भी कहा जाता है। और कोई भी जल संधि जो है ना, दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता है और दो स्थलीय खंड को अलग करता है। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, या ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी या पर्सियन खाड़ी से जोड़ता है, और यह ओमान को ईरान से अलग करता, सॉरी ओमान को फारस से अलग करता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ओमान की खाड़ी और पर्सियन। दस्ते कबीर बर्व स्थल ईरान में है, ईरान में है, ईरान में। आगे, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? देखिए, भारत के कई सारे शहर है जहां पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है, मतलब हस्तशिल्प उद्योग अवस्थित है, मतलब हाथ से जो है कपड़ा के ऊपर बुनाई का, कढ़ाई का काम होता है। जैसे वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, विरुधुनगर हो गया, इन सभी स्थानों पर जो है भारत में हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आंसर हो जाएगा विरुधुनगर। विरुधुनगर है मदुरई में, और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। देखिए, सरल उपग्रह जो है महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए या महासागरों के अध्ययन के लिए सरल उपग्रह को डिजाइन किया गया था। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसी का उद्देश्य ये रहा है। तो देखिए, पहला सिटिंग में भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है, दूसरा सिटिंग में भी। पंचवर्षीय योजना हम आपको लिखा चुके हैं हमारे ख्याल से। क्या बागुरुम्बा नृत्य कहां किया जाता है? यह प्रश्न एस्थेटिक जीके से है, आप कह सकते हैं यह प्रश्न एस्थेटिक जीके से है, समझ गए? तो यहां पर हम एक चैप्टर लिख सकते हैं, भारत के महत्वपूर्ण नृत्य, राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य। भारत के महत्वपूर्ण नृत्य नहीं लिखिए, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, नृत्य। तो ये जो बागुरुम्बा नृत्य है ये आपको असम से है, असम, ठीक है, असम। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। और बात अगर सर्व शिक्षा अभियान की जाए तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इस अभियान की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 2001 ईस्वी से किया गया है, वर्ष 2001 ईस्वी से किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही 86वां संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, समझ गए? और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा इसी सर्व शिक्षा अभियान के क्रम में जो है आपको दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 2001। इसका उत्तर हमारे ख्याल से आंसर में गलत दिया हुआ है, आंसर डी होगा 2001। विकिपीडिया पे जाइएगा तो वो भी 2001 ही देता है। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल का पूर्ण रूप होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो गेल नामक संस्था है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करना इस संस्था का काम है। इस संस्था का गठन वर्ष
1884 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में है। तो गेल का गठन हुआ है वर्ष 1984। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपको कोलेरू झील अवस्थित है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप भारत की नदी पढ़ेंगे ना, तो भारत की नदी को पढ़ाते हुए ही हम आपको झील, झरना, जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे शहर भी पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर भी हम आपको हेडिंग मरवा दिए हैं, भारत की नदी में ही आप मान के चलिए, वहीं पर जो है आप ये सब चीज पढ़िएगा। तो जो है आपको दिसंबर 2018 में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय होने वाले परीक्षा के प्रश्न का विश्लेषण हमने आपके साथ किया और इसके जरिए हमने आपको यह बतलाने का प्रयास किया कि किस किस चैप्टर से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसका एक पूरा हमने क्वेश्चन विश्लेषण करके बतला दिया कि फलना फलना टॉपिक से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ना शुरू कल से कर देते हैं, ठीक है।